तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के सीरीज को देखने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे पार्ट्स में ना जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको मैंने जियोलॉजी में टॉपिक्स वाइज करके क्वेश्चन आंसर को तैयार किया हुआ है। सारे क्वेश्चन आंसर कंप्यूटराइज हैं। आपको हम पहले भी बोल रहे थे कि नोट्स के माध्यम से, जो भी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ही पूरा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मेरा टारगेट रहता है कि जब भी आप क्लास में आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको 70% यहाँ पर ही याद करना है। और बाकी इस चीज़ को अगर आप कॉपी में लिखते चलते हैं तब वो आपको 30% ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलिए हम लोग अपने बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे प्रश्न आए हुए हैं, कोई मॉडल पेपर में, कोई प्रीवियस ईयर्स में। तो उसका हम खुद का अपना मॉडल पेपर जारी करेंगे। मेरा सारा अपना क्वेश्चन आंसर रहेगा जो कि मैं खुद टाइप किया हूँ, और जो टाइपिंग करने में जो हम लोग का जो समय लग रहा है, इसी के चलते वीडियो थोड़ा भी लेट हो रहा है। ठीक है, पिछला साल का भी मेरा जो टाइपिंग किया हुआ है ऑलरेडी मेरा टाइपिंग किया हुआ है, तो उन सारे टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा। और ऐसा नहीं कि जो इस बार क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पिछला बार वाला नहीं पढ़ना है, पिछला साल वाला भी पढ़ना है। अगर उस टाइप का आपका कंटेंट दिखता है तो आप उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जितना मैंने लेक्चर करवा दिया है, लेक्चर को पहले फाइनल करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिएगा, तब समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस का हम लोग बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक शब्दों का अर्थ समझेंगे, ताकि एक भी प्रश्न का ऐसा ना हो कि आपको अर्थ समझना आए और आप एग्जाम में गलत परफॉर्म करके आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होने देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और जो भी नोट्स है ये कंप्यूटराइज नोट्स है। इसका वीडियो पुराने अंदाज में पिछले साल का भी चैनल पर अवेलेबल है, बट नहीं, हम फिर से इसे कुछ इंप्रूवमेंट के साथ, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप और भी बेहतर ढंग से याद कर सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया अभी, 70% आपको यहाँ पर ही याद करवा दूंगा। चलो रिपीट करते चलना, चैट बॉक्स में अवेलेबल रहना, फटाफट कमेंट बॉक्स में रहना, फटाफट क्लियर हम लोग करते चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लास 12th जियोलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग बात करेंगे। जो देखिए, एक चीज मैं ना बेस बता देता हूँ। बहुत सारे ना स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई ये जो क्लास 11th 12th के लिए करवाते हैं तो सिर्फ क्लास 11th 12th के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जो लोग जा रहे हैं, भाई जो मेरा लेक्चर होता है वो मैं तो बोलता हूँ कि भाई 12th वाले स्टूडेंट्स के उनको ज्यादा जरूरत है इसको, इसलिए मैं उसे मतलब ज्यादा बार बार बोलता हूँ कि ये क्लास 11th के लिए है, 12th के लिए। बट ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आंसर है या जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेरा रिवीजन का भी जो कॉन्सेप्ट है, सभी लोग देख सकते हैं भाई, अनिवार्य है। ठीक है, ये सब चीज़ें जानना अनिवार्य है पूरा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस चीज़ का मिसयूज कर देते हैं अगर हम किसी को नोट्स देते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं फेस वीडियो भी रख चुका हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं तो री अपलोड कर देते हैं मेरे चैनल पर, फिर इधर दिक्कत हो जाता है। तो भाई मैं ऐसा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं कर सकता हूँ। अगर कोई भी मेरे साथ अगर इस टाइप का हरकत करता है, कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी अदर टीचर, ये मेरे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, टीचर करते हैं, तो इस टाइप की हरकत यदि करने पर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ऑल चैप्टर्स पीबीआई क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑल चैप्टर्स का मतलब लिमिट नहीं है, जितना हम लोग जियोलॉजी में रिवीजन किए हुए हैं, जितना हम लोग के पास सिलेबस था, उन सभी सिलेबस के हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, आपको आंसर अभी नहीं मिलेगा, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए 3 ऑप्शन ही है आपके पास। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि भू रसायन के अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है। ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, सारे चैप्टर वाइज हमने इसे तैयार किया है। भू रसायन के अंतर्गत किसका स्टडी हम लोग करते हैं, बताइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे क्या? अभी कहा नहीं जा सकता। कभी भी एक ऑप्शन देखकर आपको टिक नहीं करना। पहला ऑप्शन आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी एक चीज को देखकर आपको टिक नहीं करना। दूसरा, पृथ्वी की द्रव्य रचना, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, उसमें लावा मैग्मा टोटल आ जाएगा, द्रव्य रचना। तीसरा है पृथ्वी की रचना, क्या है? पृथ्वी की रचना। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? पृथ्वी की द्रव्य रचना। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई अगर हम पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर में देखिए बहुत सारी चीज होती है। पृथ्वी के अंदर की संरचना में आपको यदि जाते हो तो आपको 3 चीज मिलता है। पृथ्वी के ऊपर वाले को हम लोग परपट्टी बोल देते हैं, बीच वाले को मेंटल, नीचे वाले को कोर कहते हैं। उससे हमें यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। हमें मेन समझना है भू रसायन, इसे इंग्लिश में कहते हैं जियो केमिस्ट्री। तो जियो केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या करेंगे भाई? तो जियो केमिस्ट्री जिसमें एलिमेंट्स हो, ये हो। तो पेट्रोलॉजी, और पेट्रोलॉजी डेवलप किससे हुआ है? लावा तथा मैग्मा से। ऐसे में तो लावा मैग्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर की द्रव्य संरचना। ऐसे में तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? ये ऑप्शन में आपको जाकर खपकना नहीं है। यहाँ पे पृथ्वी की क्या हो जाएगा? द्रव्य संरचना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की रचना नहीं, पृथ्वी की रचना में उत्पत्ति भी हो जाएगा ना, ये नहीं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीस जो होता है, नीस
नीस एक पत्थर का एग्जाम्पल है। नीस मतलब यहाँ दूसरा चीज मत समझिएगा, जब मैं करवाया हूँ लेक्चर तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि नीस आपका कौन सा चट्टान है। तो नीस कौन सा चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित। रूपांतरित का ही दूसरा नाम होता है आपका क्या चीज? मेटामॉर्फिक। क्या होता है? मेटामॉर्फिक। अवसादी। अवसादी को इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं। आग्नेय को हम लोग बोल देते हैं इग्नियस। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? आप देख सकते हैं नीस। तो नीस और संगमरमर याद रखना, दो चीज। अभी तो नीस दिया हूं ना, अभी हो सकता है संगमरमर भी आ जाए। नीस तथा संगमरमर ये दो ऐसे सेल हैं जो कयांतरित सेल होते हैं। कयांतरित सेल का ही दूसरा नाम रूपांतरित भी होता है और उसी को इंग्लिश में हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूपांतरित सेल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रूपांतरित चट्टान आपका करेक्ट आंसर है। आप इसे यहाँ से ही नोट करते चलेंगे पूरा पूरा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा अगले प्रश्न की ओर, जो कि कहता है कि जब आग्नेय अंतर प्रविष्ट लगभग ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक बात समझिएगा, आपको मैं बताता हूँ ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या। देखो मेरा हाथ देखो यहाँ पे, ये मेरा हाथ है ना, ऐसे ऐसे है मेरा हाथ, इस ऐसे लेयर में ऐसे। तो ऐसे वाले भाग को ना हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। लेकिन इसी हाथ को हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें हाथ को, तो ये मेरा हो गया ऊर्ध्वाधर, यानी कि स्तंभ टाइप के खड़ा हो गया। तो वही चीज यहां पर आती है भाई कि जब आग्नेय अंतर प्रविष्ट लगभग, मतलब जो अंदर में अंतर्वेदी सेल यदि है हमारे पास, इसको मैं कैमरा को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप हमें ना फेस से बढ़िया क्लियर कर पाओ अच्छे से। ज्यादा बड़ा करना भी सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम टॉप लेवल पे इसको रखते हैं यहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन आएगा हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते चलेंगे। चलिए ठीक है। देखो तो भाई यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब आग्नेय अंतर प्रविष्ट, अंतर प्रविष्ट का मतलब होता है धरती के अंदर वाले सेल, तो उसको हम लोग अंतर्वेदी बोलते हैं। तो उस टाइप के अंतर प्रविष्ट यदि लगभग इस स्थिति में होगा तो उस वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उस वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फिगर के माध्यम से आपको बताया हुआ है, तो उसको हम लोग डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको डाइक कहा जाता है, याद रखिएगा। आपको डाइक का फॉर्मूला आप क्या करोगे, मेरे पेट्रोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज हैं, उसको जाकर देखो, उसमें आपको पढ़ाया हूं मैं। अगर पूरे चट्टान का फोटो बनाकर लैकोलिथ फैकोलिथ में उसी में है सील तथा डाइक दोनों ये बताया हुआ है। इस टाइप से यदि है सेल, ठीक है, और ऐसे धरती का लेयर इस टाइप से ऐसे रहेगा, इसको हम लोग डाइक कहते हैं, याद रखिएगा, ये पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेशेदार खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशेदार खनिज को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो एस्बेस्टस दिया है, रेशेदार पदार्थ दिया है। तो देखिए ऑप्शन से ना स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते हैं ज्यादा। तो रेशेदार यहाँ भी दिख रहा है, रेशेदार यहाँ भी दिख रहा है, तो लोग ना मैक्सिमम टाइम में रेशेदार को ही टिक कर देता है। क्या कर देगा? रेशेदार को टिक कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेशेदार को हम लोग एस्बेस्टस कहते हैं। रेशेदार हमारे पास रेशा नहीं है, यहाँ पे रेशादार, रेशों की तरह संरचना वाला कोई खनिज है, तो उस खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्बेस्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्बेस्टस बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ना आपको बेहद जरूरी है। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जुरासिक काल आ गया ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मैं बोला था भाई साहब कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो जुरासिक काल की कुल आयु लगभग कितना करोड़ वर्ष आंकी गई है? दैट मीन्स कि कितना करोड़ वर्ष तक लगभग अंदाजा लगाया गया है, अनुमानित लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे दिया है 30 करोड़ वर्ष, 45 करोड़ वर्ष, 40 करोड़ वर्ष या 55 करोड़ वर्ष तक। आंसर करेक्ट एकदम याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 करोड़ वर्ष। कितना करोड़ वर्ष? 45 करोड़ वर्ष, इसका कंप्लीट एकदम आप आंसर याद रखोगे। चलिए अगला है क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नर्मदा और ताप्ती नदी, दो नदी है हमारे पास, एक है नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी, के बीच एक पहाड़ी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में एक पहाड़ी स्थित है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो पहाड़ी का नाम पहले चारों याद रखिएगा, पांचों जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है सतपुड़ा, दूसरा है मैकाल और तीसरा है पंचमठी। क्या है? पंचमठी। तो एकदम आंसर को गांठ बांध लो, खोपड़िया में यहाँ पे ठूस लो कि होता है आंसर इसका सतपुड़ा। क्या होता है? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो पहाड़ी स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा। कोई दिक्कत नहीं, उस पहाड़ी का नाम क्या है? सतपुड़ा। कोई दिक्कत? चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से और आप लोग बताइएगा, नहीं बताइएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। अगला देखो, अगला गोंडवाना आपको पढ़ाया हुआ है। गोंडवाना दो प्रकार का होता है, एक होता है निचली गोंडवाना, एक होता है ऊपरी गोंडवाना, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो प्रश्न आया कि निचली गोंडवाना क्रम की कौन से परत में कोयला के तह पाया जाता है? मतलब कोयला तो पाया जाता है ना, गोंडवाना क्रम के कोयला भारत में अवेलेबल है, चट्टान भी अवेलेबल है। तो कौन से क्रम, मतलब गोंडवाना क्रम की कौन सी परत, उस परत का क्या नाम है जिसमें कोयला की तह पाया जाता है? दैट मीन्स कि उसका परत पाया जाता है। समझ आ गया? उस परत को भाई साहब हम लोग कहते हैं कहारवाड़ी। क्या कहते हैं उसको? कहारवाड़ी। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा। निचली गोंडवाना क्रम, गोंडवाना का पहला चीज दो प्रकार, कितना प्रकार? दो प्रकार। पहला प्रकार को ऊपरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना, निचले वाले को निचली गोंडवाना, दो नंबर वाले को निचली गोंडवाना। अब जो ऊपरी गोंडवाना है ये तो हम लोग इजीली प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन निचली गोंडवाना में हमें कोयला प्राप्त होता है और उस
क्षेत्र को, उस क्रम को हम लोग कहते हैं कहारबाड़ी, और उसी में मिलता है हमें कोयला। क्या मिलता है? कोयला। तो आंसर इज करेक्ट, क्या हो जाएगा? कहारबाड़ी। अगला क्वेश्चन है भाई साहब मेरे पास यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, रीवा एवं भंडेर सीरीज के बीच, ये भी कोई स्थान है, क्या है? कोई स्थान है। रीवा एवं भंडेर सीरीज के बीच खाली स्थान विषम विन्यासों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, किस चीज का वहां पे ये हमें प्राप्त होता है? तो ऑप्शन देखिए, खनिज युक्त विषम विन्यास प्राप्त होता है क्या? पत्थर युक्त खनिज पत्थर युक्त खनिज का विषम विन्यास प्राप्त होता है क्या? या हीरा युक्त प्राप्त होता है? तो आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? हीरा युक्त। क्या हो जाता है? हीरा युक्त हो जाता है। साथ साथ आंसर भी आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बायोलॉजी में जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा बायोलॉजी में हम लोग जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका यह है कि गैस्ट्रोपोड पढ़ना है जीवाश्मिकी में, ये अभी आपका पढ़ाई नहीं हुआ है सिलेबस में, ठीक है? गैस्ट्रोपोड, लेकिन याद कर लो भाई, क्वेश्चन आ गया तो याद करना है। गैस्ट्रोपोड के मार्फोलॉजिकल प्रकार के जीवों को किस फाइलम में रखा गया है? गैस्ट्रोपोड के मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है आकारिकी। जैसे मेरा शरीर का आकार ये है तो ये मेरा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो गैस्ट्रोपोड के मार्फोलॉजिकल मतलब गैस्ट्रोपोड जो होता है एक जीवाश्म होता है, और उसके मॉर्फोलॉजिकल प्रकार के जीवों को किस फाइलम में रखा गया है? जैसा कि आपको पता है ना, जीवों को फाइलम में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। किसमें रखा गया है? मोलस्का। समझ में आ गया? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा में मैं बता दूं बाकियों में क्या रखा जाएगा। आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको हम लोग आर्थ्रोपोडा में चिपकाते हैं। ये वाला भाई साहब में आर्थ्रोपोडा में चिपकाते हैं। मेमेलिया में क्या होता है? जंतु। क्या होता है? जंतु। हमनी में मेमेलिया में आते हैं, मेमेलिया में, ठीक है, हम लोग मेमेलिया में आते हैं। लेकिन मोलस्का में आते हैं कोमल शरीर वाले आते हैं। किसमें? मोलस्का में। कोमल शरीर वाले जंतु किसमें आ जाते हैं? मोलस्का में। आप बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोपोड जीवाश्म है, और ये किन में आते हैं? आपका मोलस्का में आते हैं। कोई दिक्कत? यस नो? जल्दी से चलिए, यहाँ पे तो आपको आंसर भी मैं चाहता नहीं हूँ कि दिखाऊं, लेकिन देख लीजिए, कोई बात नहीं। कयांत्रित चट्टान का उदाहरण आपसे एक तो यहाँ पे देख लिया ना, दो बताऊँ मैं। कयांत्रित चट्टान का दो एग्जाम्पल बताना है आपको। पहला अभी जस्ट मैंने बताया था, एक शुरू में ही आया था, नीस। क्या था? नीस। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर। क्या गया? संगमरमर। चूना पत्थर भी हो सकता है, लेकिन चूना पत्थर ही जब लंबे समय तक रहता है ना तो वो संगमरमर का यानी कि मार्बल का रूप पकड़ लेता है। तो नीस तथा संगमरमर ये आपका क्या हो जाते हैं? आपका ये इसमें आ जाते हैं कयांत्रित चट्टान के उदाहरण में। तो यहाँ पे देखिए संगमरमर हमने लिखा हुआ है, जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल। अगला क्वेश्चन आप नीचे देखो, नीचे 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 इसमें लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बताइए भैया। एल्युमिनियम का अयस्क का क्या बताइए? नाम बताइए, और उसका संरचना के सूत्र भी लिख दो। क्या लिख दो? संरचना का सूत्र भी लिख दो। पूरा केमिस्ट्री है। एक चैप्टर था केमिस्ट्री में, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, उसको भैया डिलीट कर दिया जैक बोर्ड, कह रहा है कि नहीं पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो? क्योंकि उसमें आधा जियोलॉजी था। अगर आपको जियोलॉजी पढ़ना है, तत्वों के बारे में, खनिजों के बारे में और बेहतर जानकारी के लिए कैसे निकाला जाता है, तो आप जाकर उसे पढ़ लो। पहले सिलेबस हटा दियो तो क्या हो गया भाई? क्या दिक्कत क्या है? असल में इसमें ना लाइट आ गया तो मेरा चेहरा खराब आ रहा है आज, ऐसे कैसे हो सकता है? फिल्टर हटा दो, कोई बात नहीं। देखिए, एल्युमिनियम के पहला अयस्क का नाम आप सभी को पता है, उसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? बॉक्साइट। और याद रखिएगा, बॉक्साइट होता है लाल लाल मटर के दाना के आकार का होता है बॉक्साइट, पढ़ाया हुआ है। और फॉर्मूला होता है Al2, लिख दूं? क्या होता है? Al2O3 होता है फॉर्मूला। किसका? बॉक्साइट का, एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट मीन्स बॉक्साइट। देखो यहाँ पे लिखा ना, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है, और सूत्र क्या? Al2O3 2H2O। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, जिस चट्टान का निर्माण मैग्मा और लावा के ठंडे होने से, यानी कि जिस चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडे होने से होता है, उसे हमने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं उसको बता दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में एकदम भर जाओ, चैट बॉक्स में भर जाओ, जगह कम नहीं होना चाहिए। चलिए, जिस चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, हिंट दूं? प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स, उसी को कहते हैं इग्नियस रॉक, हिंदी में कहते हैं आग्नेय शैल, उसी को कहते हैं बेसाल्ट, उसी को कहते हैं ग्रेनाइट, उसी को कहते हैं रायोलाइट। ऐसा समझ में? तो इस प्रकार से जितने भी चट्टान हैं आपके क्या होते हैं? मैग्मा से ठंडे होकर बनते हैं। तो देखो, उस प्रकार के चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय शैल। कितनी बार यार आप लोग को पढ़ाया हुआ है, क्या डिस्कस, मजा आना चाहिए। अगला बहुत ईजी बच्चों का खेल, जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलिएगा आप? जैसे जीवों का स्टडी को आप जीव विज्ञान कहते हो, उसी प्रकार से जीवाश्म के बारे में स्टडी करोगे तो क्या बोलोगे? जीवाश्म विज्ञान। जिस प्रकार से सेल के बारे में आप स्टडी करते हैं तो उसको सेल विज्ञान कहते हैं, उसको सेल की कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल की। उसी प्रकार से जीवाश्मों के बारे में स्टडी करोगे तो क्या कहना पड़ेगा? जीवाश्म की। जीवाश्म विज्ञान को क्या कहोगे? जीवाश्म की। भाई टाइफाइड हुआ है, बहुत हालत खराब है मेरा ना, ऐसे। चलिए, तो क्या बोलते हैं इसको? जीवाश्म बोलेंगे, या तो जीवाश्म विज्ञान बोल देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए,
अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क का मतलब आपको पता है ना, शुद्ध रूप होता है, धात्विक रूप होता है। तो उसमें जो धातुआ होता है ना, उस धातु को हम लोग क्या बोलेंगे? उस धातुआ को बोलना है यहाँ पे धात्विक खनिज। क्या बोलना है जी? धात्विक खनिज। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोहा के प्रमुख अयस्कों का नाम बताइए। बहुत ईजी। लोहा के प्रमुख अयस्कों का नाम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th में मैंने पढ़ाया है। चलो बताओ जल्दी से, ठीक है। तो क्या होता है? सबसे पहला, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 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 सभी लोग, एक मिनट, कहाँ गया? इधर 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 इधर। हाँ, तो क्या आता है? हेमेटाइट। क्या आता है सबसे पहला? हेमेटाइट। इसके बाद आता है मैग्नेटाइट। क्या आता है? मैग्नेटाइट। फॉर्मूला भी लिखवा दें तो देखिए, फॉर्मूला में ये हो जाएगा आपका सबसे पहला, इसको साइज में थोड़ी सी ना मोटा करो। इसका फॉर्मूला ये हो जाता है Fe2O3, ये होता है आपका हेमेटाइट का, और Fe3O4 ये होता है आपका मैग्नेटाइट का। दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं, ये आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लोहा के प्रमुख अयस्क क्या हो गया आपका? हेमेटाइट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। गोंडवाना क्रम किसके भंडार के लिए? मतलब गोंडवाना क्रम के सभी सेल कौन से हैं? याद रखना, गोंडवाना क्रम के सभी सेल कौन से सेल हैं? मतलब सेल के 3 प्रकार, एक इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो कौन सा होता है? सेडिमेंट्री, यानी कि अवसादी सेल। सभी क्या होते हैं? अवसादी सेल। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को लेकर, यहाँ पे जो कि पूछ रहा है, झारखंड में हजारीबाग है, हजारीबाग और कोडरमा है, वहां में अब्रक भंडार को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा अब्रक पेटी जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। अब्रक बहुत ज्यादा वहां पे पाया जाता है पूरे झारखंड में और हजारीबाग में। तो उस भंडार को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अब्रक पेटी। जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी हम आंसर बोल दिए थे, ठीक है। चलिए, तो क्या बोलते हैं उसको? अब्रक पेटी। अयस्क किसे कहते हैं भाई? शानदार क्वेश्चन। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे नजर गड़ाओ और यहाँ देखिए, अब्रक अयस्क किसे कहते हैं? व्हाट इज ओर? खनिजों में उपस्थित, ध्यान से बात समझिए, खनिजों में उपस्थित धातुओं की मात्रा को, शुद्ध धातुओं की मात्रा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अयस्क बोलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ना आंसर कि किसी भी खनिज में प्राकृतिक या किसी भी प्राकृतिक खनिज में धातुओं की अधिकतम मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला, अयस्क कहलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ये तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ये आप सब्जेक्टिव में हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला चीज, अगर हमें अयस्क कहलाना है तो हमें क्या क्या आवश्यक शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा? यानी कि कोई हमारे पास खनिज है, उसको अयस्क बनाना है तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहला, कीमती होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है। आर्थिक एवं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभकारी। 2, बस ये पूछता 1 नंबर का है। पूछेगा कितने नंबर का? 1 मार्क्स का, और जिसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट को लिखना पड़ेगा, एकदम अनिवार्य है। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धरती के बाहर, यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा बाहर आते हैं तो बाहर में ठंडे होंगे, और एक ज्वालामुखी जो धरती के अंदर में ही ठंडे हो जाते हैं। तो एक आता है एक्सट्रसिव जो बाहर, और एक इंट्रसिव। 2 प्रकार के होते हैं ये। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, लिखे हैं यहाँ पे, आग्नेय सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला 2 प्रकार, एक होता है आंतरिक आग्नेय सेल यानी कि इंट्रसिव, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक यानी कि बाह्य आग्नेय सेल बोलते हैं। अगला, झारखंड के किस राज्य में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? झारखंड के किस राज्य में? उल्टा दिमाग खराब है। झारखंड के किस क्षेत्र में, या झारखंड के किस जिले में? तो झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? बहुत ईजी, धनबाद में। कहाँ पे? प्यार से सुनना है, धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। धनबाद का एक इलाका है जिसको हम लोग बोलते हैं झरिया, वहां पर ही पाया जाता है कोयला सर्वाधिक मात्रा में। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने मतलब भागों में बांटा गया? बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये बच्चा तक को पता है, 7 क्लास तक के, ठीक है। 3 भागों में। पहला आग्नेय सेल, इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक। दूसरा अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा कायांतरित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक। इन सभी का ना दोनों का अलग अलग नाम मैं बताता हूँ। इसको भैया आग्नेय सेल को ना हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी रॉक्स। इसको हम लोग ना क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अवसादी को एक बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, बताते हैं थोड़ा सा। और इसको तो रूपांतरित बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रूपांतरित। इसको पता नहीं, एक सेकंड। हाँ, अवसादी को तलछटी चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलछटी चट्टान भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अवसादी को तलछटी भी कहा जाता है। कायांतरित को क्या बोलते हैं हम लोग? रूपांतरित बोलते हैं। और आग्नेय को क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो ये 2-3 नाम है इनके, इसी के नाम से भुलवा कर देते रहता है भाई। चलिए अगला, तो ट्राइलोबीटा किस प्रकार के जीवों के फाइले में आता है भाई? ट्राइलोबीटा से 2 क्वेश्चन आएगा। एक आएगा ट्राइलोबीटा के शरीर तिरछे ढंग से देखेंगे तो 2 भागों में दिखेगा या 3 भागों में दिखेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आगे अभी बताया जाएगा। इसमें अगर होगा, इसमें एड ऑन किए होंगे तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे। लेकिन ट्राइलोबीटा हम आपको बताया बिना फाइलम के बारे में कि जीवों को फाइलम में रखा गया है। तो ट्राइलोबीटा है ना, कीड़े मकोड़े जैसे आते थे, कीड़े मकोड़े जीवाश्म आज भी उनका पाया गया है, इसीलिए उनके बारे में हम लोग जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो वो छोटे होते थे साइज में, इसलिए उनका छोटे कीड़े मकोड़े के वाला फाइलम में रखा गया, जिसको हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और आर्थ्रोपोडा पृथ्वी के 1/3, इस धरती के 1/3 जीवों को अकेले रखने का प्रयास करता है, अकेले रखने की ताकत रखता है। कौन? आर्थ्रोपोडा। और रखा गया उसमें, ठीक है। आर्थ्रोपोडा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस फाइल में रखा गया आर्थ्रोपोडा में। और एक आया था अभी हम लोग के पास वहां पे, क्या बोलते हैं,
गैस्ट्रोपोड, तो गैस्ट्रोपोड को हम लोग मोलस्का में रखे हैं, गैस्ट्रोपोड को मोलस्का में रखे हैं और ट्राइलोबिटा किस में रखे हैं, आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि कीड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो आग्नेय सेल का दो उदाहरण अभी आपको शुरू में बताया हुआ है, अब स्पीड में हम लोग को चलना पड़ेगा। ग्रेनाइट और एक बेसाल्ट होता है, इंग्लिश में भी ग्रेनाइट और बेसाल्ट ही लिखा जाता है। अगला, झारखंड के दो जिलों का नाम बताइए जहां अवरक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो सबसे पहला तो आ जाएगा आपका कोडरमा, दूसरा में अभी जस्ट मैंने बताया था हजारीबाग भी बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोडरमा और हजारीबाग। उभयचरों को क्या कहते हैं, उभयचरों को कुछ नहीं कहते, इन्हीं का उभयचर जो होते हैं ना, उन्हीं को इंग्लिश में हम लोग एम्फिबियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फिबियन, हमारे एम्फीबियन कहते हैं, एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियम। ठीक है, तो इस प्रकार से है, उभयचरों को एम्फीबियन कहा जाता है। जीवाश्म बनने के लिए शरीर को कैसा होना चाहिए, अगर कोई जीव का जीवाश्म बनाना है तो शरीर कैसा होना चाहिए, जीवाश्म की में पढ़ाया है आपको, कैसा होना चाहिए, शरीर का कड़ा होना चाहिए, धरती के अंदर मिट्टी में पूरा पूरा दबा होना चाहिए, वहां पर वायु अनुपस्थित होना चाहिए, सिर्फ प्रेशर लगना चाहिए। इस कंडीशन में यदि वो लाखों समय तक है, लाखों साल तक है, तब उससे हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये धीरे धीरे जीवाश्म में परिवर्तित हो रहा है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट, उसका शरीर का कड़ा भाग और मुलायम भाग दोनों तीनों सब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जीवाश्म बनने के लिए शरीर को होना चाहिए कड़े, ये ऑप्शन देता है, ऐसा ऑप्शन देगा कड़े। ठीक है, अगला, भूपटल में खनिजों का वितरण क्या है, असमान है। क्या है, असमान। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, असमान, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, ये सब क्या है, असमान है, मतलब कहाँ कहाँ कौन खनिज है कोई पता नहीं है, असमान। अगला क्वेश्चन, एक ज्वालामुखी आग्नेय सेल का उदाहरण दीजिए। मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर लावा मैग्मा आपको पता है ना धरती का नीचे है, धरती ये मान लीजिए धरती है, ये परत है मेरा, इसके नीचे जो लावा मैग्मा दब गया धरती के अंदर, इसके नीचे बनता है तो उसको हम लोग ग्रेनाइट बोलते हैं। इसके ऊपर, इस सतह के ऊपर यदि जाता है तो उसे हम लोग बेसाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो एक ज्वालामुखी आग्नेय सेल, यानी कि ज्वालामुखी का मतलब कि ज्वालामुखी के द्वारा लावा मैग्मा ऊपर आ चुका है, तो ऊपर आने के बाद जो सेल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं। क्लियर। अगला 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 झारखंड में सर्वाधिक तांबा किस जिला में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिंहभूम में, एकदम याद करके रखो, सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, अगला, कोयले के लिए प्राथमिक आवश्यक तत्व क्या है, तो कोयले के लिए तत्व क्या हो सकता है, कार्बन, कोयला, C4 कार्बन, C4 कोयला, ऐसे। ठीक है, कोल, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जीवाश्म जीव जंतुओं के अवशिष्ट किस चट्टान में पाए जाते हैं। दैट मीन्स कहने का एक लाइन में मतलब है कि जो जितने भी जीवाश्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइलोबाइट्स मिले हमें, गैस्ट्रोपोड मिले, ये सब कौन प्रकार के सेल में मिलेगा भाई, तो मिलेगा कौन सेल में, इग्नियस में है, नहीं, इग्नियस तो बहुत कड़ा होता है, मेटामॉर्फिक में नहीं, बहुत परत बाई परत होता है। ठीक है, हाँ, परत से याद आया, अवसादी सेल को जो हम लोग तलछट्टी बोले थे ना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर, तो इसका एक और नाम है परतदार सेल, यही याद नहीं आ रहा था मेरे को, इसका 3 नाम है, अवसादी, तलछट्टी, परतदार और इंग्लिश में सेडिमेंट्री, 4 ऐसे। ठीक है, चलिए, यही याद नहीं आता, होता है कभी कभी याद आता है। तो किस चट्टान में कोई भी जीवाश्म कहाँ पाया जाएगा, अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टान चूंकि बालू जैसा, आप सिंपली ना अवसादी चट्टान नाम आता है तो बालू समझो, बालू में आपको सभी प्रकार के सेल मिल सकते हैं, मतलब कोई भी प्रकार के जीवाश्म को पहचानने में बहुत ईजी हो सकता है बालू वाले इलाकों में। ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब उनका रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो आराम से क्या होते हैं, रह लेते हैं आपके कोई भी जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हेमेटाइट का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया था, देखो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। एक आता है हेमेटाइट का ही बड़का भाई है जिसको मैग्नेट, जिससे चुंबक बनता है, लोहा का प्रकार। मैक्सिमम हेमेटाइट का यूज हम लोग करते हैं, चाहे जितना भी हम लोग लोहा यूज करते हैं ना, मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, ये लोहा का एक अयस्क होता है हेमेटाइट, तो उसका मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं हेमेटाइट को। लेकिन एक और आता है जिसको मैग्नेट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है Fe3O4, हो सकता है शायद दे दे इसी में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा Fe2O3, और उसमें एक एक को आगे बढ़ा देना। देखिए हेमेटाइट छोटका भाई, उसके बड़का भाई को मैग्नेटाइट बोलते हैं, छोटका का पावर Fe2O3 है तो बड़का का भाई के पावर हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस क्लास में मैक्सिमम अगर देखिए, अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाना होता ना तो अब तक ये हो चुका होता, इतना हम डूगी ड्रामा नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर देते हैं, ऐसा भी हो सकता था, बट हमें ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, रीजन समझिए। रीजन ये है कि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, ना कि रटने। ठीक है, रटना आपको नहीं है, रटना ये नहीं है आपको। हम जो पढ़ाया ना उनका, अगर जो इंसान मेरा पूरा लेक्चर देखकर और यहाँ पे आया है तो जो भी मैं समझाया हूँ कि भाई ये है वो है, ये ऐसे होकर ये आया, तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कभी नहीं पढ़ा ना, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए एक तरीका है, चैनल पे जाइए, चैनल पर जाकर मेरे लोगों पे रेड कलर का पब्लिक कोचिंग सेंटर बाय अमित सर रहता है, उस पर टैप कीजिए, ऊपर में जाइए, ऊपर में दिखेगा वीडियो, शॉर्ट्स, ठीक है, होम, और उधर जाइएगा तो लाइव दिखेगा, उसके बाद फिर प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाओ, लिखा होगा क्लास 12th जियोलॉजी न्यू बैच फॉर एग्जामिनेशन 2023-24, इस टाइप करके कोई प्लेलिस्ट होगा जिसमें क्लास 12th के सिलेबस से लेकर 30 वीडियो नीचे होगा, उस सारे वीडियोस को देखो, उसके बाद इस प्रश्न को देखो, फटाफट समझ में आ जाएगा। ये है आपका पार्ट 2 जो कि क्लास 12th जियोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने हम क्वेश्चन आंसर की ओर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, और उन तक शेयर कर दीजिएगा जो हर एक स्टूडेंट जो जियोलॉजी लिए हुए हैं और जो मतलब जो वीडियो की तलाश कर रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पिछला जो लेक्चरर वीडियो है 30 वीडियो होगा लेक्चरर का, जिसमें मैं ऑन द बोर्ड यहाँ पे पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है, फेस वीडियो के साथ, उस वीडियो को आपको देखना है और अपने लेक्चर को फाइनल करना है, उसके बाद आना है क्वेश्चन आंसर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को।
तो हम आ गए अपने स्क्रीन पे और आप सबको मैं बता दूं आज का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन का संख्या मेरा बहुत कम है, अगर एक बार ही दे देंगे ना तो आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो बात समझिएगा और जो भी मैं बता रहा हूँ पूरे चीज़ों को लिखते चलिएगा। अभी खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए कंटेंट अब अवेलेबल करा दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बहुत जल्द क्लासेस आएगी, बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कोई वार्निंग नहीं दिए भैया। चलिए सीधे आ जाते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न यहाँ पे पहला नंबर पे आता है। 1 नंबर, इसको मैं थोड़ा साइड कर लूँ, इसके बाद से हम लोग एक जगह पे इसको कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे, जियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको हम सीधा ऐसे ही पूछेंगे। देखो नीचे यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है हमें, ग्रेनाइट कौन सा सेल है, साथ साथ आपको नीचे कॉर्नर की ओर देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ग्रेनाइट कौन सा सेल है, कल अगर आप क्लास देखे होंगे पार्ट 1 तो आपको पता होगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो आप देखिएगा ग्रेनाइट कौन सा सेल होता है, आप मेरे लेक्चर भी देखिएगा। आपको हम बोल रहे हैं कि यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कुछ नहीं पढ़े हैं जियोलॉजी में, कोई बात नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक आप यहाँ से देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ग्रेनाइट कौन सा सेल है, तो ग्रेनाइट आपको पता होना चाहिए कि जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऊपर जाता है तो उससे बेसाल्ट बनता है, और नीचे आता है तो आपका वो ग्रेनाइट बनता है। यानी कि जब धरती के अंदर ही लावा मैग्मा जमकर ठंडा होता है तो उससे जो सेल बनता है उस वाले सेल को हम लोग ग्रेनाइट बोलते हैं। ऐसा में इसी के अंतर्गत पातालीय सेल इसको भी कहा जाता है, ग्रेनाइट को ही हम लोग पातालीय सेल भी कहते हैं। तो ग्रेनाइट कौन सा सेल है, आग्नेय सेल हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आग्नेय सेल हो गया। इस प्रकार चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिका का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। सिलिका का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं, सिलिका आप एक लाइन में समझिएगा ना, इसका दूसरा नाम सिलिका ऑक्साइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सिलिका ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला ASiO2 के लगभग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ASiO2। इसको भी याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन मिल रहा है आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और कोई भी अगर टीचर ये मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स जो होते हैं ना मेरे वीडियो को ही पूरे सीधे उठाकर अपलोड कर देते हैं, इस टाइप से कीजिएगा भैया, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने वाले हैं आप। ठीक है, चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है, साइनाइड कौन सा सेल है। साइनाइड भी आपको पेट्रोलॉजी में हमने बताया हुआ है कि ये आपका कौन सा सेल है, आग्नेय सेल है। कौन सा सेल है, आग्नेय सेल है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है नोराइट, ये सब याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। नोराइट कौन सा सेल है, तो नोराइट क्या है, तो नोराइट जो है आपका एक प्रकार का सेल नहीं है, ये गैस होता है जो कि हाइपस्थीन युक्त गैस इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन। अगला, कोई एक अल्पवर्णी आग्नेय सेल का उदाहरण दीजिए। पहले क्वेश्चन आपको समझना है, उसके बाद आंसर की ओर हम लोग बात करेंगे। अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, वर्णी मतलब होता है रंग, मतलब अल्पवर्णी मतलब उसमें हल्का हल्का रंग रहेगा, ऐसा कुछ आग्नेय सेल है। उसका नाम बताइए, तो उसका नाम है यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेग्माटाइट। क्या नाम है उसका, पेग्माटाइट उसका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला, लाल किला किस सेल से निर्मित है। ऑब्जेक्टिव भाई साहब क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल किला किस सेल से निर्मित हुआ पड़ा है, तो लाल किला आपका निर्मित हुआ है अवसादी सेल से। कौन से सेल से, अवसादी सेल से। अब अवसादी सेल क्या होता है, तो आपको हमने बताया हुआ है कि अवसादी सेल में आपका चूना पत्थर हो सकता है। क्या हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है हम बोल रहे हैं ना। इसके बाद बलुआ पत्थर होता है। क्या होता है, बलुआ पत्थर। तो चूना पत्थर से एक टाइम बाद संगमरमर बन जाता है, जिसको हम लोग मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने भाषा में, मार्बल इंग्लिश में बोल देते हैं, और संगमरमर हिंदी होता है। संगमरमर से, सफेद संगमरमर से आपका ताजमहल बना है। याद रखिएगा, लाल किला अभी बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले समझिए ताजमहल जो बना है वो चूना पत्थर से बना, मार्बल, और उस मार्बल मतलब संगमरमर, उस संगमरमर के पत्थर से क्या बना है आपका, ताजमहल बना है। और लाल किला बना है आपका लाल बलुआ पत्थर से। किस चीज से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। देखो यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर से। ऐसे भी लाल उसका नाम क्यों पड़ा, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। बलुआ पत्थर कौन सा सेल होता है, अवसादी चट्टान, यानी कि परतदार सेल, तलछट्टी सेल, जो भी आपका कह लो, 3-4 इसका नाम होता है। ध्यान देना, पार्ट 1 वीडियो को देख लेना, लिंक एकदम सीधे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाइए और उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म कौन से सेल में उपस्थित हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कल आया हुआ था, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन आप समझो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीवाश्म कौन से सेल में उपस्थित आपका हो सकते हैं, तो जीवाश्म कभी भी सेल में उपस्थित, देखिए सेल 3 प्रकार का होता है ना, एक होता है आग्नेय सेल, आग्नेय में तो हो नहीं सकता,
क्यों? क्योंकि लावा मैग्मा से सीधा बना है, उसमें बीच में मतलब उसका संरचना क्रिस्टलीय होता है। फिर आपका बीच में सेडिमेंट्री हो गया। सेडिमेंट्री मतलब बलुआ पत्थर, बालू समझो, बालू। सेडिमेंट्री का मतलब है समझो सैंड, सैंड, सैंड मतलब बालू होता है, ठीक है। तो मतलब बालू में क्या कोई भी चीज का चिन्ह पाया जा सकता है? जी यस, पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। और उसके बाद एक आता है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक तो परत बाई परत करके होता है ना, तो उसमें पॉसिबल नहीं है, उसमें सिर्फ सुराग मिलता है, नाम के लिए अंश मिलता है। तो जीवाश्म जो सेल में मिलता है वो सेल होता है अवसादी चट्टान, यानी कि परतदार सेल, उसी को तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं। दुनिया के कोई भी जीवाश्म जो आज तक मिला है, यदि वो पत्थर में पाया जा रहा है, और ऐसे मैक्सिमम जो है पत्थरों में ही पाया जाता है, तो वो पत्थर होता है आपका अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान होता है? अवसादी चट्टान। तो आपको हम बता दिए अवसादी में मैक्सिमम पाया जाएगा और कयांत्रित में उसका सुराग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुराग पाया जाता है। तो मैक्सिमम जो आपका ऑप्शन पूछेगा, उस ऑप्शन में आपको क्या टिक करना है? अवसादी। इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों नाम को क्या कर दिया है? लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूना पत्थर के कयांतरण के बाद, ध्यान दो यहाँ पे समझना है आपको, कहाँ पे? यहाँ देखो, यहाँ पे निशान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। चूना पत्थर के कयांतरण के बाद कौन सा सेल निर्मित होता है? ऐसा समझ में, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जस्ट आपको ताजमहल वाला बताए थे कि जब चूना पत्थर होता है तो चूना पत्थर आपका अवसादी सेल है। चूना पत्थर अवसादी सेल है। चूना पत्थर के बाद कौन सा सेल बनेगा? मतलब चूना पत्थर का ही कयांतरण, मतलब समझो रूपांतरण। कयांतरण का मतलब क्या होता है? रूपांतरण। चूना पत्थर को लंबे समय तक रख दिया जाए शुद्ध रूप में, तो वो चूना पत्थर एक टाइम बाद मार्बल बन जाता है। क्या बन जाता है? मार्बल, यानी कि संगमरमर। क्या बन जाता है? संगमरमर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या आपका? संगमरमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कयांत्रित सेल बोलते हैं। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो जल्दी जल्दी फिर से आप सभी को हम ये बता दे रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। इसीलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोट्स आपको व्हाट्सएप पे अभी नहीं, एग्जाम टाइम में आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि आप प्रिंट आउट करवा के इसे रिवीजन करा सकते हो, या कर सकते हो, या दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी नहीं, अभी आपको वीडियोस के माध्यम से क्या करना है? पूरा पूरा रिपीट करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अभी जस्ट आपको बताया था, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि ताजमहल कौन से सेल से निर्मित है? जस्ट अभी पूछे थे, जस्ट बता दो। ये कमेंट डाउन करो जल्दी से। चैट बॉक्स नीचे दिख रहा होगा, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए ताजमहल कौन से सेल से निर्मित है। अभी तुरंत बताया हुआ है, तो बताइए। संगमरमर से। कौन सा? सफेद संगमरमर के पत्थर से हुआ है ना, संगमरमर के पत्थर से, ये बताया हुआ था। चलो कंप्लीट। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपके पास है भाई साहब यहाँ पे हेमेटाइट। कल ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए बताइए, हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हेमेटाइट का तो क्या होता है? देखो इस टाइप से हेमेटाइट, पहले समझिए क्या होता है। हेमेटाइट जो होता है लोहा के अयस्क होता है। क्या होता है? लोहा के अयस्क होता है। एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। एक क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है, और एक होता है आपका हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब जो हेमेटाइट है, कल ट्रिक बताया था, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। हेमेटाइट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये हो गया हेमेटाइट का, H4 हेमेटाइट। अब अगला होता है, एक एक आगे बढ़ना है, Fe3O4। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, O3O4। ये होता है आपका मैग्नेटाइट का। किसका होता है? मैग्नेटाइट का। याद रखिएगा, दोनों आएगा, दोनों कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, ये पेट्रोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे Fe2O3 आ गया आपका, किसका फॉर्मूला? हेमेटाइट का आ गया। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है मैग्नेटाइट का संरचनात्मक फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट आपको बताया, Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 आपको पहले ही हम बता दे रहे हैं, फटाफट यहाँ पे कंप्लीट आप करते चलो। तो याद रखिएगा, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे उत्तम किस्म का लोहा हम लोग किसे कहते हैं? मतलब सबसे जो हाई क्वालिटी का जो लोहा होता है, उस लोहे को हम लोग ना क्या बोल देते हैं? बताइए। तो सबसे ऊंचे लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप से एरो दे तो और बेहतर होगा, ठीक है। सबसे उत्तम किस्म का लोहा को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। भाई क्वालिटी देखो, क्वालिटी इसका यदि आप नाम देख रहे हैं ना, इसका, तो देखो इसका नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि Fe2O3 है, तो क्वालिटी में जाओगे तो Fe3O4। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जटिल है, तो जो जटिल है तो इससे उत्तम किस्म का बोला जाता है। ऐसे में चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। कोयला की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? जब हम आपको पढ़ाए थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लगभग 3 घंटे का वो क्लास था। कितने घंटे का था? 3 घंटे का वो क्लास था। उसमें हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि आपको कार्बोनिफेरस युग क्या होता है, डायनासोर कब आते हैं, कब उनकी मतलब मृत्यु होती है, कैसे होती है, फिर उनका कोयला में रूपांतरण कैसे होता है, ये सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है।
तो कोयला की उत्पत्ति होती है कार्बोनीफेरस युग में। किसमें होती है? कार्बोनीफेरस युग में। आपको वो 3 घंटे का क्लास देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बोनीफेरस युग में। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक कोयला निक्षेप किस राज्य में है? निक्षेप मतलब होता है भंडार, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो तो झारखंड में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। और बता दूं, झारखंड में एक जिला है धनबाद, और धनबाद में एक क्षेत्र है झरिया, यहाँ पर पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का निक्षेप। तो देखो यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला निक्षेप किस राज्य में? झारखंड में है। कोई दिक्कत नहीं, अगला बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे वही एक एक क्वेश्चन को ना तोड़ तोड़ के, ये क्वेश्चन अपने से क्रिएट किया हुआ है, अपने से बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी टीचर्स देख रहे होंगे भाई, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जो भी टॉपिक्स मिल रहा है उस पर आप अपने से थोड़ा क्वेश्चन तैयार करें। मेरे कंटेंट को देखकर सीधा ब्लाइंड फॉलोवर जैसा मत कर दें, ऐसे सही नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट, अपना ऑब्जेक्टिव बनाए तो बेटर होगा, ठीक है। देखिए झारखंड में कोयला जो होता है किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्षेत्र का नाम अभी बताया था झरिया। क्या बताया था? झरिया, जो कि कहाँ पे? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, पीट बिटुमिन तथा एंथ्रासाइट किसके प्रकार होते हैं? देखिए इसको समझाने से पहले हम आते हैं इधर बगल में, और बगल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। समझ गए? कहाँ जगह कहाँ है? हाँ चलो, यहाँ पे पूरा ब्लैंक स्पेस। देखिए ध्यान से बातों को समझिएगा ना, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो हमारे पास आता है कोयला, और कोयला हमारे पास जो आता है ना, कोयला 3 प्रकार के मेन हम लोग पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 3। ऐसे तो 4-5 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार हम लोग पढ़े हैं। एक होता है पीट, एक कोयला क्या प्रकार है? पीट। और एक कोयला होता है हमारे पास ऐसे होता है अर्ध बिटुमिन, और एक होता है बिटुमिन। अगर चारों को बता दे तो एक होता है आपका अर्ध बिटुमिन, एक होता है अर्ध बिटुमिन, एक होता है अर्ध बिटुमिन, ठीक है। और एक होता है सिर्फ बिटुमिन। एक क्या होता है? सिर्फ बिटुमिन। और चौथा होता है आपका एंथ्रासाइट। क्या नाम है उसका? एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। तो ये कोयला के प्रकार हैं। इसमें यदि आप उच्चतम क्वालिटी का, इसमें आप क्या समझ रहे हो? उच्चतम क्वालिटी का एकदम आप कोयला के बारे में जानना चाहते हो तो वो होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि टॉप मॉडल होता है। वो क्या होता है? टॉप मॉडल। उसको जैसे पहले के समय में भाप इंजन जो बनता था ना, तो भाप इंजन में यूज होता था वो कोयला, ऐसा समझ में। और खाना वाना बनाने के लिए जो कोयला का यूज होता था, नॉर्मल घर का खर्चा के लिए, ठीक है। इस सब में यूज आपका पीट होता है, पीट यानी कि प्राथमिक कोयला। ये सब पूरा डीप में पढ़ाया हुआ है, लेक्चरर वीडियो आप जाकर देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। अगला तो यहाँ हो गया पीट, बिटुमिन तथा एंथ्रासाइट किसके प्रकार होते हैं भाई? ये तो बता दिया आपको। तो क्या होता है? कोयला के। किसके प्रकार है? कोयला के। ऑब्जेक्टिव फाइनल यहाँ पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, काला सोना हम लोग किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? देखिए काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड के मतलब एक लाइन में यहाँ पे आप समझना ना, एक चीज है नया चीज कि देखो काला माने काला होता है, करिया, ब्लैक, ठीक है। और सोना माने कीमती। सोना मतलब यहाँ पे गोल्ड नहीं समझना है, सोना मतलब क्या समझना है? कीमती। तो काला कलर का क्या होता है? काला कलर का कोयला होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं कि जीवाश्मों से संबंधित यदि कोई हमारे पास ऑप्शन आता है तो उसे हम लोग काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। तो ऑप्शन देखो यहाँ पेट्रोलियम तथा कोयला को हम लोग क्या बोल देंगे? यहाँ पे काला सोना कहेंगे। ट्रिक याद रखिएगा, जो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आपको याद रखना है। अगला, झारखंड का सर्वाधिक अबरख उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? मतलब झारखंड में वो कौन सा जिला है जहाँ पे बहुत ज्यादा अबरख उत्पादित होता है? तो है कोडरमा नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे कोडरमा, और नंबर 2 पे है हजारीबाग। नंबर 2 पे क्या है? हजारीबाग। ये कल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? कोडरमा। चलिए अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि अबरख के प्रकार पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइका, क्योंकि अबरख का इंग्लिश क्या होता है आपका? माइका। ऐसा समझो। तो अबरख कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सफेद अबरख और एक होते हैं गुलाबी अबरख। एक होते हैं सफेद अबरख और एक होता है गुलाबी अबरख, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं अबरख। यहाँ पे रूबी अबरख एक पूछा है। रूबी अबरख ये प्रकार है, और ये क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पूछता है, बस पूछता है रूबी अबरख क्या होता है। तो रूबी अबरख हम लोग कौन से वाले को बोलेंगे? सफेद को कि गुलाबी को? तो सफेद वाले का एक और नाम है रूबी अबरख। क्या बोलते हैं उसको? रूबी अबरख। रूबी अबरख। रूबी अबरख किसे कहते हैं? सफेद अबरख को बोलते हैं रूबी अबरख। ऐसा में चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जो कि मेरे पास यहाँ है। अबरख कौन से सेल में पाए जाते हैं? अबरख कौन से सेल में पाए जाते हैं? तो ये आपको पाए जाएंगे, देखो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तो पाए जाते हैं, लेकिन आग्नेय में भी ये पाए जा सकते हैं। किसमें पाए जा सकते हैं?
आग्नेय में ये पाए जा सकते हैं और कायांतरित में भी, और आग्नेय में भी ये पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अवरक कौन कौन से में, आग्नेय में और कायांतरित में, दोनों में पाए जाएंगे। अगला, बायोटाइट अवरक किसे कहते हैं? बायोटाइट अवरक किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये इसको गुलाबी को बोलते हैं। देखो दो कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। अवरक दो प्रकार के, एक होते हैं सफेद, एक होते हैं गुलाबी। एक होते हैं सफेद, एक होते हैं गुलाबी। सफेद को हम लोग क्या बोलते हैं? सफेद को क्या बोले थे अभी? सफेद को यहाँ पे हम लोग रूबी अवरक बोले थे। क्या बोले थे? रूबी अवरक। और जो गुलाबी था, गुलाबी अवरक को हम लोग बोलते हैं बायोटाइट। क्या बोलते हैं? बायोटाइट बोलते हैं। याद हो गया? अवरक कितने प्रकार? दो प्रकार, एक हो गया सफेद, एक हो गया गुलाबी। सफेद को बोलते हैं रूबी और गुलाबी को बोलते हैं बायोटाइट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सर्वाधिक अवरक कौन से देश में है? मतलब विश्व में सबसे ज्यादा अवरक किस देश में उत्पादित किया जाता है? तो लगता है मेरे को ना भारत ही हो जाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा झारखंड में। पूरे दुनिया में झारखंड नंबर 1 पे भैया। खनिजों का राजा झारखंड को इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, कोयला का नंबर 1 पे आपका झरिया हो गया। धन्यवाद। दूसरा चीज, विश्व का सर्वाधिक अवरक भारत में है, झारखंड में है। झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोडरमा में। नंबर 1 पे कोडरमा, नंबर 2 पे आपका कौन आ जाता है? हजारीबाग। कौन आता है? हजारीबाग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, लिमोनाइट का संरचनात्मक फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ लिमोनाइट। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? देखो यहाँ पे Fe3O3 2H2O। इसको बैलेंस करने के बाद, संतुलित बनाने के बाद लगता है 2Fe3O3 एंड 3H2O। इसे आप याद कर लीजिएगा। जो भी स्ट्रक्चर है उसको एक जगह पे लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है सीडेराइट का संरचनात्मक फॉर्मूला लिखो। यानी कि क्या लिखना है आपको? राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सीडेराइट। तो इसका क्या होता है? इसका भी नाम फेरस कार्बोनेट इसे कहते हैं, FeCO3। फेरस कार्बोनेट सीडेराइट होता है। यानी कि सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये जो होता है लोहा का अयस्क होता है। लोहा का अयस्क जो मैक्सिमम, सीडेराइट तो नहीं पूछता है आपका ज़्यादातर हेमेटाइट पूछेगा, मैग्नेटाइट पूछेगा, मैक्सिमम टाइम यही पूछता है। लेकिन सीडेराइट भी याद कर लीजिएगा, क्या पता जैक बोर्ड है, हाफ माइंड। ठीक है, अगला, झारखंड में सर्वाधिक तांबा किस जिला में है? मतलब झारखंड में वो कौन सा जिला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका तांबा मिलता है? तो यह सिंहभूम। क्या है? सिंहभूम। आप पश्चिमी पूर्वी नहीं बता सकते, वो सिंहभूम इलाका में सभी आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे सिंहभूम जिले में क्या होता है? सर्वाधिक तांबा मिलता है। एल्यूमिनियम का अयस्क को क्या कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है भैया, बहुत पढ़ा है। मटर के दाना जैसा लाल रंग का कलर है और उसको कहते हैं बॉक्साइट। क्या कहते हैं? बॉक्साइट। तो ये होता है एल्युमिनियम। उसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। समझ में आई बात? अगला बढ़े हैं, रेशेदार खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं? कल भी पूछा हुआ था, रेशेदार खनिज को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्बेस्टस। क्या कहते हैं? एस्बेस्टस। याद रहेगा, एस्बेस्टस को बोलते हैं रेशेदार खनिज। कोई दिक्कत? चंद्रमा का निर्माण किस युग में हुआ? ये भी पढ़ाया हुआ है। चंद्रमा का निर्माण किस युग में हुआ? आपको पता है कार्बोनिफेरस ना छोटा युग नहीं था, बहुत बड़ा था। चंद्रमा का जब निर्माण हुआ और एक इजिप्टा नामक क्या गिरा था, उल्का पिंड गिरा था हमारे पास, तो उसी समय जो है चंद्रमा का निर्माण हुआ था। वो भी समय था कार्बोनिफेरस का, और उसी में डायनासोर का अंत भी हुआ था। तो कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है? चंद्रमा का उत्पत्ति हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई था जियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी कि जो अभी का जो समय है ना, ये भूत यानी कि पास्ट काल जो है, पास्ट टाइम जो है, उसका क्या है? कुंजी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लगभग तो 4-5 साल। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखते हो जियोलॉजी का, तो 4-5 साल ये सवाल रिपीटेड किया हुआ है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दिया कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो भैया वो थे हमारे जेम्स हटन। कौन थे? जेम्स हटन। तो जेम्स हटन नामक एक थे जियोलॉजिस्ट, उन्होंने ही बताया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो देखो यहाँ पे नाम याद रखना, जेम्स हटन। जेम्स हटन। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला 30 क्वेश्चन हो गया फाइनल। अब आगे नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए। तो आई होप दैट आपको पूरा चीज़ याद हो गया है, और किसी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आप हमें देखो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको एक बार ना चेक करना है, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, इंस्टा आईडी। कहीं पर भी आप कोई भी इंक्वायरी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, खुद मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा पिछले साल का भी, प्रीवियस ईयर्स का भी कुछ चीज़ें जो है, मटेरियल जो है अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ से आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।